दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा और जागते ही आजाद हो जाएगा। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, शंखनाद गूंजा। हजारों की भीड़ ने संसद भवन घेर रखा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन इससे कुछ घंटे पहले नेहरू जब भाषण की तैयारी कर रहे थे तो उनका फोन बजा। लाहौर से ट्रंक कॉल थी। खबर सुनते ही नेहरू का चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू आ गए। बेटी इंदिरा के पूछने पर वो बोले, लाहौर में हिंदू और सिख इलाकों में पानी की सप्लाई काट दी गई है। बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। जो पानी लेने निकलता है उसे मार दिया जा रहा है। मेरा लाहौर जल रहा है। नेहरू ने खुद को संभाला और आधी रात को वो ऐतिहासिक भाषण दिया। नारे गूंज रहे थे, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। लेकिन आजादी के जश्न में जिस शख्स की जय जयकार हो रही थी, वो दिल्ली से दूर बंगाल की एक जर्जर इमारत में सोए हुए थे। महात्मा गांधी। आजादी से महज 33 घंटे पहले 13 अगस्त 1947 की दोपहर करीब 3 बजे 77 साल के गांधी कलकत्ता की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती पहुंचे। उनकी पुरानी शेवरेल कार जैसे ही पहुंची, पत्थर और बोतलें बरसने लगी। गांधी नीचे उतरे, तभी भीड़ से आवाज आई, मुसलमानों ने नोआखाली में जब कत्लेआम किया तब आप कहां थे? गांधी भीड़ के बीच पहुंचे। मुझे मारना चाहते हैं? सामने हूं, मारिए। लेकिन अगर अब एक भी हिंदू मारा गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। भीड़ शांत हो गई। गांधी उसी मोहल्ले की जर्जर इमारत हैदरी मंजिल में ठहरे, जो कभी किसी अमीर मुसलमान का घर थी। रात 12 बजे जब नेहरू आजाद भारत की घोषणा कर रहे थे, तब हैदरी मंजिल में न बल्ब जला न मोमबत्ती। गांधी जल्दी सो गए। 15 अगस्त को गांधी की प्रार्थना सभा में 30,000 लोग आए। गांधी ने पूरा दिन उपवास, गीता पाठ और चरखे में बिताया। सूचना प्रसारण विभाग ने आजादी पर संदेश मांगा तो इनकार कर दिया। वो बोले, मेरा दिल सूख चुका है। उस दिन कलकत्ता के मुसलमान नेता सोहरावर्दी ने प्रार्थना सभा में कहा, अब मैं बोलूंगा जय हिंद। तभी 30,000 लोग बोल पड़े, जय हिंद। पूरा देश दंगों में जल रहा था, सिवाय कलकत्ता के। गांधी ने वो कर दिखाया जो कोई सेना नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ कराची में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने का जश्न मना रहे थे। 14 अगस्त की सुबह जश्न चल रहा था। सीआईडी का इनपुट था कि आरएसएस के लोग जिन्ना की खुली गाड़ी पर बम फेंकने की साजिश में हैं। माउंटबेटन ने जिन्ना से बंद गाड़ी की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जिन्ना ने खुली रोल्स रॉयस में परेड निकाली। वे जैसे ही एल्फिंस्टन स्ट्रीट पर पहुंचे, नारे अचानक थम गए। यहाँ ज्यादातर दुकानें हिंदुओं की थी। माउंटबेटन मन ही मन मौत के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन्ना सुरक्षित आगे बढ़ गए। पाकिस्तान में जिस वक्त जिन्ना जश्न मना रहे थे, उनका कोई बहुत करीबी भारत में था, उनकी इकलौती बेटी दीना। वो बंबई में अपनी बालकनी में खड़ी ये सोच नहीं पा रही थी कि किस मुल्क को अपना कहें, भारत या पाकिस्तान। इधर भारत में जहां बाकी नेता भाषण दे रहे थे, झंडे फहरा रहे थे, वहीं सरदार पटेल फाइलों और दस्तखतों में डूबे थे। 14 अगस्त की सुबह 5:30 बजे से ही विलय के लिए सरदार पटेल के पास कतारें लग चुकी थीं। लगातार वो कामकाज में व्यस्त थे। 16 अगस्त यानी आजादी के एक दिन बाद पटेल रेड क्लिफ लाइन यानी भारत पाकिस्तान की सरहद पर बैठक कर रहे थे। आजादी और बंटवारे के बाद तक देश की सीमाएं कागज पर तय हो रही थीं। पटेल का काम किसी भाषण में नहीं दिखा, लेकिन उनके बिना आजाद भारत का नक्शा पूरा नहीं हो सकता था। और आखिर में बात माउंटबेटन की। 15 अगस्त की शाम इंडिया गेट पर नेहरू शासकीय तौर पर पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराने वाले थे। अंदाजा था 30,000 लोगों का, लेकिन आए 5 लाख। रस्सियां, कुर्सियां सूखी टहनियों की तरह टूट गईं। कई लोग घर से खाना बांध कर लाए थे। माउंटबेटन की बग्घी खुद भीड़ में फंस गई। उन्होंने बग्घी में खड़े होकर ही चिल्लाया, नेहरू जी झंडा फहरा दीजिए। केसरिया, सफेद और हरा तिरंगा धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। रानी विक्टोरिया के परपोते माउंटबेटन ने बग्घी में खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी। ठीक उसी वक्त भीड़ नारे लगाने लगी। दूसरी तरफ आसमान में इंद्रधनुष खिल उठा।
लोग एक दूसरे को कहने लगे, ये इंद्रधनुष भगवान ने भेजा है। 14-15 अगस्त 1947 को कोई रोया, कोई लड़ा, कोई चुप रहा, कोई फाइलें भरता रहा। आजादी का जश्न हर नेता के लिए अलग